सब जाएगा घर। चलो चलो देखिए, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, भौतिकी का सबसे पहला पार्ट है पार्ट 1, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना। क्या कहते हैं इसे हम? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें हमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई दर्पण है, ठीक है, कोई दर्पण है और एक प्रकाश स्रोत से निकलकर कोई किरण ऐसे गई और यह टकराकर इधर निकल जाती है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले आज हम प्रकाश का परावर्तन ही क्लियर करने वाले हैं कि वाकई में प्रकाश का परावर्तन है क्या। अगर प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात किया जाए तो ये आपके चैप्टर का भी नाम है प्रकाश का परावर्तन, और सबसे पहला क्वेश्चन भी आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा प्रश्न में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कैसे देगा? तो क्वेश्चन एग्जाम में जब भी लिखता है यही लिखता है कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं या फिर प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, आंसर में आप देखेंगे कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला और वो जाकर किसी वस्तु से टकराया और टकराकर फिर से वो वापस आ गया। किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला और वो गया, किसी वस्तु से टकराया और फिर से हमारे पास आ गया, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने प्रकाश के परावर्तन में ही पढ़ा था देखने की क्रिया, कि हम एक दूसरे को कैसे देख पाते हैं। तो होता क्या है, प्रकाश आपसे टकराता है और आपसे टकराकर वो प्रकाश हमारे आंखों में पहुंचता है, जिसके कारण आपका जो प्रतिबिंब है हमारे नेत्र में बन पाता है ना। प्रकाश के परावर्तन का यही कंडीशन है, यही लॉजिक है। चलिए फिर से क्लियर कर लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट आता है, गया किसी वस्तु से टकराया और फिर वापस लौट आया, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब आगे हम इसको इस चित्र के सहायता से समझ लेते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, सामने एक दर्पण को दिखाया गया है ना, सामने आप देख रहे हैं एक दर्पण को दिखाया गया है, देख रहे हैं ना, एक दर्पण है। यहाँ पर क्या हुआ? प्रकाश का किरण आ रहा है। जब प्रकाश की किरण आती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है? आपतित किरण। यहाँ से प्रकाश निकलकर आई और यहाँ पर किसी वस्तु, यहाँ पर वस्तु के रूप में क्या है? तो यहाँ पर वस्तु के रूप में आप देखेंगे, आपको यहाँ पर वस्तु के रूप में देखने को क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर वस्तु के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा दर्पण। क्या है? आप यहाँ देखेंगे वस्तु के रूप में आपको देखने को यहाँ क्या मिलेगा? तो दर्पण मिलेगा, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं वस्तु के रूप में क्या है? दर्पण है। तो यहाँ से प्रकाश आया, यहाँ से चलिए देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां से प्रकाश आया, इस दर्पण पे आकर टकराया और टकराकर फिर से यहां से निकल गया। तो जो प्रकाश आता है, आने वाले प्रकाश को आपतित किरण और टकराकर जाने वाले प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका कितना डेफिनेशन क्लियर होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे, क्या पूछे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और अगर जब आपसे पूछा जाए कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण
जब किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौट जाती है तो उस लौटे हुए किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं दर्पण, दर्पण के बिल्कुल सीधा, दर्पण के बिल्कुल सीधा अगर कोई हम लाइन खींच दे तो ये लाइन क्या कहलाता है? ये लाइन कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दो एंगल भी देखने को मिल जाता है, जिसे हम किस चीज से व्यक्त करते हैं? थीटा से। ठीक है, यहाँ देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं बाबू? आपतन कोण। इसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसे कहते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो अभिलंब है और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इस एंगल को हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं बाबू? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार फिर से क्लियर करते हैं। आपके एग्जाम के लिए ये जो देख रहे हैं पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आप क्लियर कर लीजिए तो एग्जाम का फिजिक्स का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। खास करके जो आपको एग्जाम में लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसके लिए। कौन कौन सा टॉपिक? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम, लेंस, दर्पण, प्रतिबिंब। अगर इतना आपने क्लियर कर लिया तो निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम का क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस फिगर में आपने देखा है कि यहाँ पर वस्तु के रूप में दर्पण को लिया गया था। किसी बाहरी सोर्स से जो किरण आया उसे हमने आपतित किरण का नाम दिया। टकरा कर निकलने के बाद जो किरण हमने पाया उसे हम कौन सा नाम दिया? परावर्तित किरण। और उसके बाद ये जो सीधा सा लाइन यहाँ पर खींचा गया है, यानी कि दर्पण पर अगर सीधा कोई लाइन खींच दिया जाए, इसी को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ते हैं आगे। आगे फिर से वही फिगर, क्वेश्चन अलग है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आप प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, अगर आप प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को पढ़ लेते हैं तो ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी में से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा? प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? यानी कि जो प्रकाश परावर्तित होता है वहाँ पर कितने लॉ काम करते हैं, वहाँ पे कितने नियम लगते हैं, कौन कौन से नियम वहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश के परावर्तन का नियम आप पढ़ लीजिए या अपवर्तन का नियम पढ़ लीजिए, दोनों के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब यहाँ देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के? 2 नियम होते हैं। आपने जब अपना सेट किया है, जब आपने अपना सेट बनाया है तो उसमें भी आपने देखा है कि लगभग ऑलमोस्ट सेटों में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल रहा है। कौन सा क्वेश्चन? यही कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो आपको टिक आउट कहाँ करना है? 2 पे करना है ना? आपको टिक कहाँ पे लगाना है? 2 पे लगाना है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू? 2 नियम होते हैं। कौन कौन? तो चलिए 1 नंबर में आपतित किरण, यानी कि है जो किरण आ रहा है। ठीक है, है जो किरण आ रहा है इसी को कहते हैं आपतित किरण, है ना? उसके बाद परावर्तित किरण, टकरा कर ये जो आप वस्तु देख रहे हैं जहाँ पे दर्पण को लिया गया है, यहाँ से टकराने के बाद जो किरण निकलता है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कौन होता है? तो है जो बिंदु है ना, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यानी कि तीनों दोसवा जहाँ मिलेगा उसी को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, है ना? आपतन बिंदु इसे कहते हैं। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, देखिए आपतन बिंदु से क्या खींचा गया है? अभिलंब खींचा गया है। खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही
तल पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंबीय, तीनों एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे, है ना। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर जो आपने देखा है आपतन कोण और यहाँ जो देखा है परावर्तन कोण, दोनों को थीटा से ही दिखाया गया है। एक को अल्फा एक को बीटा काहे नहीं कर दिया? एगो को एक्स दूसरे को वाई क्यों नहीं कर दिया? इसलिए नहीं किया कि दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब इतना आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपतित किरण है इसको हम जितने नीचे करेंगे ये परावर्तित किरण भी उतना ही नीचे होता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपतित किरण इससे हम जितना अभिलंब के पास लाएंगे परावर्तित किरण भी उतना ही अभिलंब के पास जाएगा, है ना। वैसे भी आप देखेंगे ना क्या होता है ना, अभी जितने पढ़ाकू लोग होते हैं, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, अधिकांश बच्चों का ना जो हाथ तंग होता है वो किस चीज़ में होता है? तो मैथ में होता है ना। और जिसका मैथ्स कमज़ोर होता है ना उसका साइंस भी परेशानियों से भरा होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमको मैथ्स समझ में नहीं आया, कहते हैं ना सर हमको मैथ्स समझ में नहीं आता है। काहे समझ में नहीं आता है उसका एगो कारण आज बताते हैं। ठीक है, बस हंसना मना है। ठीक है, उसका एगो कारण बताते हैं। कारण क्या है मैथ समझ में नहीं आने का? देखिए, शुरुआती दौर में कहा जाता था, एक कहावत था कि त्रिया चरित्र दैवो न जाने। एक कहावत था जिसका अर्थ होता था, जिसका साधारण सा अर्थ था। क्या अर्थ था? कि जो औरत होती है, जो महिला होती है, उसको कोई नहीं जान सकता है। यानी कि जो औरत होती है, जो महिलाएं होती है, उनके चरित्र को कोई नहीं जान सकता है। चरित्र को कोई नहीं जान सकता है ना। जान सकता है चरित्र, यानी कि एक महिला को कोई भी नहीं समझ सकता है। इसके दो वजह हैं, और आपको मैथ क्यों नहीं समझ में आ रहा है उसको भी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, मैथ में आपको क्या चीज़ पढ़ना है? मैथ में आपको पढ़ना है किरण। क्या पढ़ना है? मैथ में आपको पढ़ना है रेखा। मैथ में आपको पढ़ना है बिंदु, है ना। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पढ़ना है? मैथ में। और जो पुराने लोग थे उनका कहना था कि महिलाओं को भगवानों नहीं समझ पाए हैं। जो महिला है ना, जो महिला मंडली होती है उसको भगवानों नहीं जान पाते हैं। अब जरा आप जो मैथ पढ़ रहे हैं इसमें देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं? किरण पढ़ रहे हैं, रेखा पढ़ रहे हैं, बिंदु पढ़ रहे हैं ना। ये सब किसका नाम है? महिला मंडली का ही है। तो जब महिला मंडली को भगवान नहीं जान पाए तो हम और आप किस खेत के मूली है? यही वजह है कि मैथवा जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आया? मैथ काहे जल्दी समझ में नहीं आता है? इसका मेन रीजन यही है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा किया है ना, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा किया है। क्या? प्रतिबिंब। क्या चीज हो? प्रतिबिंब। यानी कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अब देख, प्रतिबिंब क्या होता है उसको समझ लीजिए। इसमें जितने लड़के लोग हैं, सफा आप लोग पहुंच जाते हैं सैलून वूलून में, है ना। सैलून में पहुंच जाते हैं, बाल उल कटवाते हैं। थोड़ा देर के लिए तो अंदर जो कॉन्फिडेंस जगता है ना, मानो ऐसा कि हम ही रणवीर कपूर है ना। सफा लइकवन लोग जाएगा ना, पहले आता था लड़की का ब्यूटी पार्लर खाली, अब लइकवनों सबका हो गया है। अंदर जाएगा सफा एकदम बाल उल कटवाएगा, मुंह में पता नहीं क्या क्या पुटी शुटी मरवा लेगा। उस टाइम
जब उस शीशा में देखता है तो उसको अपना थोबड़ा दिखता है ना, उसको अपना चेहरा दिखता है, तो उस टाइम उसको पता चलता है कि हम ही रणवीर कपूर है। उस टाइम रणवीर कपूर रहता है। और जब बहरी निकलेगा सैलून से तब बाहर धूप में सारा एकदम मेकअप सेकअप धोआ गया, उस टाइम भी कपूर रहता है। लेकिन रणबीर कपूर में का रणबीर हट जाता है, खाली जरल कपूर बच जाता है। वैसा न सबका चेहरा हो जाता है ना, जरल कपूर नियन चेहरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा जरल कपूर? अब कपूर को जलते देखे हैं, उसमें कहीं राख थोड़ी होता है महाराज, एकदम मुंह लाल लाल। जब सैलून से बाहर निकलेंगे तो मुंह कैसा हो जाता है, एकदम लाल लाल हो जाता है। देखते हैं ना आप, आग भी कैसा होता है, एकदम लाल रहता है, एकदम बाहर धूप में, अंदर से तो निकलेगा एकदम बढ़िया से चकाचक होके। अब उसके बाद जब आप बाल कटवा रहे थे उस टाइम आप अपना जो थोबड़ा शीशा में देखते हैं ना, उसी थोबड़ा को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। अब देखो प्रतिबिंब कितने टाइप के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बोर्ड लगल है, स्मार्ट पैनल लगल है, इसमें सारा लिखल आपको दिख रहा है, वास्तव में है, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, हुआ ना। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि बउआ हई करिया न है, हई उजर है, कैसन है? उजर है, तो दिमाग में उजर चित्र बनेगा। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मान लो कि हई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, का है? व्हाइट बोर्ड है, तो लोग सोचने लगता है कि व्हाइट बोर्ड कैसन होता है? उजर का होता है। उस टाइम जो आपके मस्तिष्क में प्रतिबिंब बना वही आभासी है, वो वास्तविक नहीं है। वास्तव में यहाँ व्हाइट बोर्ड है का? नहीं ना, यहाँ पर तो स्मार्ट पैनल लगा हुआ है, तो वो जो इमेज बना उसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो उत्तर में देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप रात के समय में घर का लाइट एकदम बुता दीजिए और तब जाकर शीशा के सामने खड़ा हो जाइए, आपका प्रतिबिंब बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब तभी बनेगा जब प्रकाश रहेगा, है ना। जब प्रकाश रहेगा, कोई प्रकाश स्रोत से अगर किरण आ रही है उसी टाइम आपका प्रतिबिंब बन सकता है। होता कैसे है, प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है, आप पर टकराता है और आप पर टकराने के बाद वही प्रकाश मेरे आँख में आया तो आपका प्रतिबिंब मेरे आँख में बन रहा है और मैं आपको देख पा रहा हूँ, है ना। चलिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से कहीं से प्रकाश आ रहा है ना, कहीं से प्रकाश आ रहा है कि किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वो आकर क्या हुआ? दर्पण पर टकरा गया, यानी कि शीशा पर टकरा गया। शीशा पर टकरा जाता है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। जिस बिंदु स्रोत से टकरा गया, अगर जिस बिंदु स्रोत से टकरा गया उसे क्या कहते हैं? जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम हैं, हमारा ही फिगर कहाँ बनता है? शीशा में बनता है, और शीशा में वो फिगर बनने के बाद वो जो प्रकाश है फिर से हमारे आँख में आया, तब हमको लगता है कि सामने वाला शीशा में हम लोगों का जो चेहरा है वो बन रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, अनेकों बार पूछा गया है, जितना बार इसकी व्याख्या कर लिया जाए कमी है। क्या? प्रतिबिंब के प्रकार बताएं। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन? तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो वास्तविक प्रतिबिंब और 2 नंबर में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है,
वास्तविक प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब इस दोनों प्रतिबिंबों के बारे में आपको पढ़ना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। देखेंगे आप यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब दिया गया है ना, वास्तविक प्रतिबिंब दिया गया है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है जान लीजिए, आपके एग्जाम में इस क्वेश्चनों को भी बहुत बार पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, फिर या फिर आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। और अगर ये ना पूछे तो ये पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आते प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देखिए दोनों में एक छोटा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। किसमें, वास्तविक प्रतिबिंब में और आभासी प्रतिबिंब में। यहाँ देखिए क्या अंतर मिलेगा, तो यहाँ पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आप डिफाइन कीजिए, तो आंसर में देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और अब आप आभासी प्रतिबिंब को भी देख लीजिए। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अंतर इतना ही है, अगर वास्तव में मिल जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर मिलता हुआ प्रतीत हो, आभास हो, उसे हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ मुख्य बिंदु भी है, अतः वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये क्यों डाला गया है, अगर आपसे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछ ले कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, तब आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। कवन कवन, तो एक नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा का अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, और उसके बाद आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। कौन, वास्तविक प्रतिबिंब। अब जैसे आप देखते हैं ना, जब आप शीशा में आप देखेंगे, जब आप शीशा में देखेंगे, आपके सामने कोई शीशा है और उसमें आप अपने चेहरा को देख रहे हैं, आप अपने आप को देखेंगे, और अगर आपका रियल इमेज बन रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, वहाँ जो इमेज बनेगा, वहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब में आपका राइट साइड इमेज में लेफ्ट साइड रहेगा और आपका लेफ्ट साइड इमेज का राइट साइड हो जाता है ना। चलिए, लेकिन जब वही आप आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे तो आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। समझने में कोई दिक्कत है क्या? अगर इस क्वेश्चन को, जितना टॉपिक अगर आपको अभी बताया गया है, इतना टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से इजीली बनाने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसी दोनों के बीच का अंतर अक्सर पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसमें जो इमेज बनता है कैसे बनता है, तो हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, और ये जो आप आभासी देख रहे हैं, इसमें जो इमेज बनता है वो इमेज हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है,
कहीं कुछ कन्फ्यूजन नहीं ना? आइए, ज़्यादा आपको तकलीफ ना हो इसके लिए यहाँ पर अंतर भी आपको दिखा दिया गया है। अगर आपको अंतर करना हो तो आप इजीली अंतर कर सकते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, और आभासी प्रतिबिंब जिसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इस दोनों में अंतर वैसे मैं आपको बता दिया हूं, और उसी को यहाँ पर भी फिर से लिखा गया है। ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी कि पर्दे पर प्राप्त कर लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, यानी कि जिसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको फिगर दे दे, ठीक है, कभी भी अगर आपको फिगर दे दे और आपसे पूछे कि बताइए इसमें कौन वास्तविक का इमेज है और कौन आभासी का इमेज है, तो ध्यान रखिएगा एक छोटा सा पहचान है जिससे आप इजीली आभासी और वास्तविक को पहचान सकते हैं। वो चीज़ क्या है, तो जब भी अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे आभासी में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो इस प्रतिबिंब को किस लाइन से दिखाया जाता है, डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। अगर डॉटेड लाइन है इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वो कौन सा था, वो आभासी प्रतिबिंब था। यहाँ पर आपको कहीं भी डॉटेड लाइन दिख रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर बन रहा है, बस समझ में आया। तो यहाँ पर आपको कहीं भी इस फिगर में डॉटेड लाइन दिख रहा है, नहीं ना? जहाँ पर डॉटेड लाइन नहीं है वो कौन सा प्रतिबिंब हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ पर आपको डॉटेड लाइन देखने को मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। समझने में किसी को कुछ दिक्कत है तो 2 मिनट का टाइम लीजिए और क्लियर कर लीजिए। है कुछ कन्फ्यूजन, थोड़ा सा भी? क्या बोलो अंजलि, पूरा क्लियर है? 100% क्लियर होना चाहिए, प्रॉब्लम लेकर नहीं जाना है।